हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 61 लेगेसी स्क्वाड। नाम 2 सुना होगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जिया वरदान के साथ खड़ी अपने सरप्राइज का इंतजार कर रही थी, जिसे निया देख लेती है और वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ जाती है। निया जिया से पूछती है कि क्या वो उसे घर ड्रॉप कर दे, लेकिन तभी वरदान निया से कहता है कि जिया के लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है, जिसके बाद निया आगे कुछ न कह सकी। तभी अद्वय निया को आवाज लगाते हुए कहता है कि उसे अब घर जाना है। निया अद्वय की बात मानते हुए जैसे ही उनके पास आने को हुई, तभी वहां एक काफी ज्यादा स्पीड के साथ बाइक आके रुकती है, जिसे देख वहां खड़े सभी दंग रह जाते हैं। उस इंसान की एंट्री काफी फिल्मी थी, किसी अच्छे बाइक राइडर की तरह। ऊपर से उसकी ओएसएम बाइक। सबकी आंखें बाहर आने को थी, क्योंकि वो आम बाइक नहीं थी, बल्कि लिमिटेड एडिशन बाइक थी। साथ ही उसे कहे मुताबिक कस्टमाइज भी करवाया गया था। जो यूं तो डेनियल ने अपने लिए कस्टमाइज करवाई थी, लेकिन वरदान के कहने पे वो जिया को देने के लिए तैयार हो जाता है। डेनियल जिया को हेलमेट पास करते हुए उसे बाइक के फीचर्स बताने लगता है। जब जिया उस बाइक के फीचर्स और स्पीड के बारे में सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी ये एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुपती। आखिरकार बाइक उसका पहला प्यार जो है, और वो इसी खुशी में वरदान के गले लग जाती है। तो वहीं अद्वय उस बाइक को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे आंखों से ही नष्ट कर देगा। कहाँ वो उसकी रैश ड्राइविंग देख उसे गाड़ी की चाबियां भी न देने की बात कर रहा था, और यहाँ वरदान उसे रेस बाइक गिफ्ट में देने को तैयार था। ऊपर से जब जिया वरदान के गले लगती है तो अद्वय ये देख अपने हाथ की मुठ्ठियां भींच लेता है। ये देख वो खुद से ही बोला, बेवकूफ इंसान। अद्वय मन में, मुझसे तो हमेशा लड़ने के बहाने ढूंढती है। कहती है, अद्वय हम बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वरदान से लड़ने के बाद भी वो उसे अच्छा लगता है। दिल का बुरा नहीं है। मुझसे बात करने के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकती, लेकिन वरदान उससे बात करने के लिए इसके पास टाइम ही टाइम है। मुझसे मिलते ही मुझे काट खाने को दौड़ती है और यहाँ उसके गले लगे हुए है। यही सब सोचते हुए वो जिया और वरदान को खा जाने वाला लुक देता है। उसकी आंखों इस वक्त अंगारे उगल रही थी। अद्वय इस बात से अनजान था कि क्यों ही उसे जिया के ऐसा करने से फर्क पड़ रहा था। तभी जिया वरदान से अलग होते हुए बोली, थैंक यू वरदान। वरदान बस मुस्कुरा देता है। तभी जिया उसे देखते हुए बोली, तो मैं इसे लेके जाऊं? वरदान हाँ में सिर हिला देता है। ये देख जिया बोली, तो मैं चलती हूँ। इतना कह वो डेनियल को भी साइड से गले लगाते हुए बोली, थैंक्स डेनियल। वो मुस्कुरा कर निया को बाय कहता है, तो बदले में निया हाथ हिलाते हुए उसे बाय कह देती है। जिया अपना हेलमेट पहन के बाइक पे बैठ जाती है। वो हेलमेट का शीशा नीचे करते हुए बाइक को स्टार्ट कर एक्सेलरेट को घुमाती है और स्पीड के साथ बाइक को घुमाते हुए वहां से चली जाती है। सब उसे जाते देख रह जाते हैं। निया तो पता नहीं आज एक ही दिन में उसकी कितनी बड़ी फैन बन चुकी थी। तो वही शिकायतें करने वाला अमन भी निया की तरह जिया के फैन क्लब का मेंबर बन जाता है। तभी डेनियल थोड़ा उदास होते हुए बोला, हाय, मेरी लिमिटेड एडिशन बाइक। उसकी बात सुन वरदान हंसते हुए बोला, चल तू अपने लिए नई कस्टमाइज्ड करवा लेना और उसका सारा खर्चा मेरा। वरदान की बात सुन डेनियल मुस्कुराते हुए, आप तो सच में वरदान हो। वरदान उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है। इतना कह डेनियल आगे कहता है, अब मुझे ड्रॉप कौन करेगा? वरदान मुस्कुराते हुए, अब ये नौटंकी बंद करो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। जिया के जाने के बाद निया भी अद्वय के पास वापस आ जाती है। अद्वय उसे और आध्या को सात्विक के साथ जाने को कहता है, और खुद अमन को गाड़ी की चाबी देते हुए उसे गाड़ी स्टार्ट कर उसका इंतजार करने को कहता है, और खुद वरदान की ओर बढ़ जाता है। वरदान जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल अंदर बैठने को हुआ, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे बाइक नहीं देनी चाहिए थी? वरदान पीछे पलट के देखता है तो अद्वय अपनी पैंट्स की पॉकेट में हाथ डाले उसे ही देख रहा था। उसकी बात सुन वरदान उसे एक नजर देख डेनियल को देखता है, जो बस मुस्कुरा रहा था। डेनियल गाड़ी के दरवाजे पे हाथ टिकाए स्टाइल से खड़ा हो जाता है।
क्योंकि वो जानता था कि वरदान अद्वैय से खुद बात करेगा। तो वही वरदान गाड़ी का दरवाजा बंद कर अद्वैय को देखने लगता है। वो उसे देखते हुए बोला, और मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? क्या तुम बताने का कष्ट करोगे? अद्वैय उसे देखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने उसकी ड्राइविंग देखी है। वो सड़क पे गाड़ी ऐसे दौड़ाती है जैसे उसकी खुद की सड़क हो। कहीं बाइक चलाते हुए उसे कुछ हो जाए, कोई अनहोनी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन उसके घर में उसकी एक फैमिली है। उसके डैड है, बहन है, जो उसका इंतजार करते हैं। अद्वैय वरदान को देखते हुए बोला। उसकी बात सुन वरदान एक पल के लिए तो खामोश हो जाता है, लेकिन तभी वो अपनी आंखों में गुस्सा लिए अद्वैय से बोला, कोई भी पैदाइशी लावारिस नहीं होता मिस्टर अद्वैय। खुद को खुश नसीब समझो। तुम्हारे पास फैमिली है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में ध्यान दो, दूसरों की में नहीं। मेरा कौन है कौन नहीं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और रही बात जिया की, तो वो 18+ है, उसके पास लाइसेंस है। जब गवर्नमेंट ने उसे ये राइट दिया है तो तुम कौन होते हो उसे या मुझे बताने वाले कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? वरदान ये कहते थे काफी गुस्से में था। साथ ही वो भूला नहीं था कि कैसे उसने पार्टी में सबके सामने जिया से माफी मंगवाई थी। लेकिन जब उसने ब्लैक नाइट से इस बारे में बात की तो उसने वरदान से कहा कि जिया इतने छोटे मोटे मामलों के लिए खुद समझदार है, इसलिए वो अब तक शांत था। और आज वो सभी एक साथ डिनर करने आए थे। इसका मतलब साफ था कि जिया के वो सच में दोस्त थे, इसलिए वो चुप था। लेकिन अद्वैय ने उसकी फैमिली को बीच में लाके गलती कर दी, जिस वजह से वरदान को गुस्सा आ जाता है। तभी वो आगे बोला, और शायद तुम नहीं जानते, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। तभी वरदान एक नाम लेता है, लेगेसी स्क्वाड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो सर्च करना। उसकी फेमस बाइक राइडर कौन है? आई होप तब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए। इतना कह वो अद्वैय का कोट ठीक करते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। डैनियल भी मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वरदान गाड़ी को अद्वैय की बगल से निकालते हुए वहां से निकल जाता है। तो वही अद्वैय जिया के बारे में सोचने लगता है। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, लेगेसी स्क्वाड। अद्वैय स्मर्क तंजिया हंसते हुए बोला, अब पता चला जिया इतनी स्टबन क्यों है। जब ऐसे लोगों के साथ रहेगी तो वैसी हो तो होगी। खुद से इतना कह वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। अद्वैय गाड़ी के अंदर बैठे हुए अमन से बोला, कहाँ है वो? अमन, सर आपके पेंट हाउस में। इतना कह वो गाड़ी अद्वैय के पेंट हाउस की ओर ले लेता है। अद्वैय अब भी वरदान की बातों के बारे में सोच रहा था। पूरे रास्ते बस खामोशी थी। अद्वैय को यूं खोया देख अमन पूछते हुए, असर क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? तभी अद्वैय अमन से पूछते हुए, तुमने लेगेसी स्क्वाड के बारे में सुना है? अद्वैय की बात सुन अमन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन वो कुछ कहता कि तभी वो अद्वैय के पेंट हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही अद्वैय के गार्ड्स खड़े थे। अद्वैय उनके बीच से होते हुए पेंट हाउस के अंदर आ जाता है, जहां 4 आदमी हाल के बीचों बीच कुर्सियों से बंधे हुए थे, और वहां अद्वैय के गार्ड्स भी खड़े थे। अद्वैय अपने कोट के बटन को खोलते हुए वहां लगे सोफे पे अपनी टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाता है, जिसे देख के वो आदमी अपने हाथ पांव छुड़वाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। वो यहाँ शाम को ही लाए गए थे। अभी तक तो सभी सही सलामत थे, लेकिन आगे क्या होने वाला थे, ये तो अद्वैय के अलावा कोई नहीं जानता था। अद्वैय एक सिगरेट लिट अप करते हुए उन्हें देखने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। वो सिगरेट का एक कश लेते हुए अपनी जगह पे थोड़ा झुक के बैठते हुए उनकी आंखों में दहशत भरी निगाहों से देखने लगता है, जिसे देख वो सभी घबरा जाते हैं। तभी अद्वैय इशारा करता है, जिससे उसका गार्ड उनमें से एक के मुंह की टेप खोल देता है। अद्वैय उसे देखते हुए बोला, तो अब बताओ, तुम मेरे के घर के बाहर क्या कर रहे थे? और देखो मुझे सिर्फ सच सुनना है, वरना। इतना कह वो अपना एक हाथ ऊपर करता है तो एक गार्ड उसके हाथ में एक पिस्टल गन रख देता है। बेचारे वो आदमी जो पहले से ही डरे हुए थे, पिस्टल देख और ज्यादा डर जाते हैं। तभी अद्वैय उस आदमी की आंखों में देखते हुए बोला, सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास। कौन है ये आदमी और क्यों पकड़ा है? अद्वैय ने इन्हें क्यों कहा? वरदान ने वो सब? और क्या है ये लेगेसी स्क्वाड? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। लव अरप्शन चैप्टर 62 चेन वेब एंड ब्लैक नाइट। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैय वरदान से कहता है कि उसे जिया को बाइक नहीं देनी चाहिए थी।
अगर उसे कुछ हो जाए तो उसका तो पता नहीं, लेकिन जिया के घर में एक फैमिली है जो उसका इंतजार करती है। अद्वैय की बातें कहीं न कहीं वरदान को चुभ जाती हैं, जिस वजह से वो गुस्से में अद्वैय से कहता है कि कर कोई भी पैदाइशी लावारिस नहीं होता। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ तो है जो वरदान जैसे इंसान को भी परेशान करता है, और लावारिस जैसा शब्द जो उसने खुद के लिए इस्तेमाल किया वो अपने आप में बहुत बड़ा है। वरदान अद्वैय से आगे कहता है कि वो खुश नसीब है कि उसके पास एक फैमिली है, लेकिन साथ ही वो उसे अपनी जिंदगी पे ध्यान देने को कहता है, न कि दूसरों की जिंदगियों में। जाने से पहले वो उसे ये भी बताता है कि वो कोई नहीं होता जिया को रोकने वाला, क्योंकि वो 18+ है। और रही बात उसकी बाइक चलाने की, तो पहले लेगेसी स्क्वाड के बारे में सर्च करे तो वो खुद ही सब समझ जाएगा। इतना कह वो वहां से चला जाता है, लेकिन अद्वैय को समझ में नहीं आता कि वो किस लेगेसी स्क्वाड की बात कर रहा था। उसे तो ऐसा लगता है कि जिया ऐसे स्टबर्न लोगों के साथ रहती है, इसलिए ही वैसी है। बाद में जब वो अमन से लेगेसी स्क्वाड के बारे में पूछता है तो अमन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि एएसआर का भी हर बार एक नया ही सियापा था। कभी कहते महेश्वरी पे नजर रखो, कभी ब्लैक नाइट के बारे में पता करने को कहते, और अब ये लेगेसी स्क्वाड। अमन को समझ में नहीं आता कि अब वो उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं, लेकिन अमन कोई जवाब देता उससे पहले ही वो पेंट हाउस पहुंच जाते हैं। अद्वैय जब अंदर पहुंचा तो वहां उसके गार्ड्स 4 आदमियों को घेरे खड़े थे। चारों के हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह पे टेप लगी हुई थी। अद्वैय को देख वो सभी कांपने लगते हैं, खासकर तब जब वो उसके हाथ में एक पिस्टल को देखते हैं। अद्वैय उन्हें एक दहशत भरी निगाहों से देखता है, और उनमें से एक आदमी के मुंह से टेप हटाने का इशारा कर उससे पूछता है कि वो उसके घर के बाहर क्या कर रहे थे। वो आदमी डरते हुए अपने साथियों को देखने लगता है, लेकिन उनके हाथ पांव अभी भी बांधे हुए थे और वो भी वैसे ही घबराए हुए थे। अद्वैय ने सिर्फ उसे अपनी बात रखने का 1 मिनट दिया था। ये देख वो आदमी डरते हुए बोला, साहब हमने कुछ नहीं किया, हमें हमें बस आप पे नजर रखने को कहा गया था, बाकी हमें कुछ नहीं मालूम, आप हमें छोड़ दीजिए साहब। अद्वैय उसे देख हाथ में पिस्टल को घुमाते हुए पूछता है, किसने कहा था? यूं तो वो जानता था, लेकिन वो उस आदमी के मुंह से सुनना चाहता था। ये देख वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए आगे कहता है, साहब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमें पैसे देने वाला तो रघु था, और उसने सिर्फ आप पे और आपके घर वालों पे नजर रखने को कहा था, और इसके अलावा कुछ नहीं। अद्वैय मन में सिर्फ नजर, ये रघु कौन है? अद्वैय R1 को देखते हुए बोला। तभी अद्वैय का गार्ड R1 एएसआर को बताते हुए कहता है, एएसआर वो यहाँ का एक लोकल गुंडा है, पैसे लेकर काम करता है, 2 बार अपने इन्हीं गलत कामों के लिए जेल भी जा चुका है। लेकिन इतना कह वो रुक जाता है। ये देख अद्वैय बोला, लेकिन क्या? R1 आगे कहता है, वो चेन वेब का सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है। एएसआर उसे हैरानी के साथ पूछते हुए, चेन वेब? एएसआर हैरान था कि पिछले 2-3 सालों में यहाँ कितना कुछ बदल गया है, जो उसे नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान देता था। लेकिन यहाँ तो बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स और गुंडागर्दी भी चलती है। तभी अमन एएसआर को बताता है, एएसआर चेन वेब एक बहुत बड़ी माफिया गैंग है। कोई नहीं जानता उसे कौन लीड करता है, लेकिन कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि जिस किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की वो रातों रात ही गायब हो गया। ऊपर से ताजुब की बात तो ये है कि यहीं के कई सारे बिजनेसमैन उसे सपोर्ट करते हैं। थोड़ा रुक के वो आगे बोला, इसे चेन वेब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे, मेरा मतलब है रघु जैसे गैंगस्टर्स को ट्रेन कर या अपने अंडर करके अपना जाल बिछाते हैं। चेन की तरह ग्रो करना और स्पाइडर की तरह जाल बुनना, न जाने इसमें कई बिजनेसमैन शामिल हैं, और कितना ही बड़ा ये ग्रुप है। लेकिन एएसआर डरने की कोई बात नहीं, ब्लैक नाइट उन सबको चुन चुन के ढूंढ रही है। ये बात वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है। उसकी बात सुन अद्वैय बोला, तो इसलिए वो बिजनेसमैन के पीछे पड़ी रहती है? अमन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, यस एएसआर, तभी तो सब उसके नाम से भी डरते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले दिन कौन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे होगा। असर कुछ सोचते हुए बोला, इंटरेस्टिंग। जाने क्यों वो जितना ब्लैक नाइट के बारे में जानते जा रहा था, उसका इंटरेस्ट उसे जानने में और ज्यादा बढ़ रहा था। अब तो वो ब्लैक नाइट से एक बार जरूर मिलना चाहता था। लेकिन तभी एएसआर अमन से बोला, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसकी बात सुन अमन बोला, क्योंकि हमें उससे डरने की जरूरत नहीं थी। डरने की जरूरत तो चेन वेब के लोगों को है,
बस एक बार ब्लैक नाइट उनका सफाया कर दे। अमन को बच्चों की तरह खुश होते देख अद्वैय नमी सिर हिला देता है। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए पिस्टल को उछाल के वहां खड़े दूसरे गार्ड को देता है, जिसे वो बड़े आराम से कैच कर लेता है। अद्वैय मुस्कुराते हुए, जरा इनकी खातिरदारी कर और फिर इन्हें हॉस्पिटल भी भिजवा देना, साथ ही उनके मेडिकल बिल्स को भी देख लेना। तभी वो आदमी बोला, साहब छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, बस पैसों के लालच में। उसकी बात सुन अद्वैय अपनी पैंट्स की पॉकेट में हाथ डाल थोड़े गुस्से में पीछे पलट के देखते हुए बोला, ये तो शुक्र मनाओ कि तुम चारों को सिर्फ थोड़ी मेहमान नवाजी के बाद छोड़ने को कह रहा हूँ, वरना जो तुमने किया है, ऊपर की टिकट काटने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे छोड़ दिया तो तुम्हारे रघु जैसे कई गुंडों को खुली छूट मिल जाएगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए ये उसके लिए छोटी सी वार्निंग होगी और तुम्हारे लिए भी, कि आगे से कभी अद्वैय के रास्ते में आने का क्या अंजाम होगा। इतना कह वो वहां से बाहर निकल जाता है। तो वही सात्विक ने आध्या और नेहा को घर पहुंचा दिया था। नेहा की वजह से आध्या सात्विक से ज्यादा बात तो नहीं कर पाई, लेकिन उसने नेहा के साथ मिलकर उसे काफी परेशान किया। पहले गाने, फिर आइसक्रीम के लिए तंग करना। सात्विक उनसे परेशान हो गया था। घर पहुंचते ही नेहा तो बैक सीट से उतर के जल्दी से अंदर की ओर भाग जाती है, लेकिन आध्या जानबूझ के गाड़ी से नहीं उतरती। वो उसके साथ वाली सीट पे बैठी सात्विक को देख रही थी। सात्विक बिना उसकी ओर देखे आध्या से बोला, अगर मुझे देखना हो गया हो तो गाड़ी से नीचे उतरो, मुझे घर वापस जाना है। उसकी बात सुन आध्या तंजिया लहजे में सात्विक से बोली, क्या तुम में इतने भी मैनर्स नहीं कि एक लड़की के लिए डोर खोला जाए। सात्विक जानता था कि उसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो ड्राइविंग सीट से उतर के गाड़ी के दूसरी तरफ जाके दरवाजा खोल देता है। वो उसे देखते हुए बोला, अब जल्दी करो। ये देख आध्या मुस्कुराए और गाड़ी से बाहर आ जाती है, लेकिन दरवाजे के सामने से नहीं हटती, बल्कि सात्विक को कॉलर से खींच के अपने करीब कर लेती है। और वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कब तक दूर भागते रहोगे? तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मैं अपना बना के रहूंगी, सात्विक। इतना कह वो उसके होठों पे लाइट किस कर वहां से चली जाती है। तो वही सात्विक ये देख वही जम सा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वो अगल बगल देखता है कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं और फिर जल्दी से जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। उसके हाथ अपने आप ही होठों पे चले जाते हैं। तो वही आध्या ने जोश जोश में भले ही उसे किस कर दिया था, लेकिन अब धड़कने तो उसकी भी बेकाबू होने लगी थी, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम की ओर भाग जाती है। क्या होगा आगे? कौन है ये ब्लैक नाइट और क्या है ये चेन वेब? कौन कौन शामिल हैं इस चेन में? और क्या सच में ब्लैक नाइट ब्रेक कर पाएगी इस चेन को? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 63, ड्रीम अबाउट मी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैय के आदमियों ने 4 लोगों को पकड़ के उसके पेंट हाउस में रखा था, जिसे किसी रघु ने भेजा था अद्वैय और उसकी फैमिली पे नजर रखने के लिए। लेकिन अद्वैय जानता था कि ये किसका काम है। वो अपनी आदमियों से उनकी अच्छे से खातिरदारी करने का कह, साथ ही उनके हॉस्पिटल बिल्स को भी देखने को कहता है, जिसके बाद वो अमन के साथ घर की ओर निकल जाता है। गाड़ी में अद्वैय क्यूरियस होकर अमन से पूछता है, ये ब्लैक नाइट है क्या चीज? साथ ही वो इस वक्त अपने फोन में मेल को भी चेक करने लगता है कि शायद आज ब्लैक नाइट ने उसके मेल का कोई रिप्लाई किया हो, लेकिन नहीं, आज भी उसे बिजनेस मेल के अलावा कोई मेल नहीं आया था। अद्वैय की बात सुन अमन मन में, कहीं ये फिर से उसे ढूंढने के लिए न कह दे। अमन बेटा सोच कुछ सोच। अद्वैय अमन को खामोश देख पूछते हुए, क्या तुम्हें भी नहीं पता? अद्वैय की बात सुन अमन अपने डर को साइड में रख उससे कहता है, अब वो क्या चीज है? वो तो ये सारा आप पिछले 1 साल के सारे न्यूज़पेपर उठा के देख लो, लगभग सभी के फ्रंट पेज के हेडलाइन है ब्लैक नाइट। कोई नहीं जानता वो कौन है, लेकिन आज वो हेडलाइन ही नहीं बल्कि कई दिलों की हार्टलाइन है। पहले लोगों को लगा था कि शायद वो कोई लड़का होगा जो ये काम कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक लड़की है। आज वो यूथ के लिए एक आइडियल बन गई। कई गैंगस्टर्स को पकड़ के उसने जेल पहुंचाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी वो ऐसा करती तो कोई न कोई उनकी बेल करवा देता। सब मिले हुए जो है। बहुत टाइम तक ऐसा हुआ, फिर शायद वो समझ गई कि ऐसे बात नहीं बनेगी, इसलिए बाद में वो दहशत बन के वापस आई। जहां वो पहले कानून का सहारा लेती थी, बाद में उसने अपने ही कानून बनाए। अब तो पुलिस वालों में भी ब्लैक नाइट की दहशत है।
क्योंकि वो पहले ही सारे सबूतों को सभी मीडिया चैनल और न्यूज़पेपर वालों को सेंड कर देती है, ताकि सबूतों से कोई भी छेड़खानी न की जा सके। पिछले 1 साल का भोपाल का क्राइम रेट कंपेयर किया जाए तो 54% कम हुआ है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 साल के अंदर यहाँ का क्राइम रेट निल हो जाएगा। अमन की आंखों में ये सब कहते हुए ब्लैक नाइट के लिए रिस्पेक्ट साफ छलक रही थी। अद्वैय भी काफी हद तक उससे इम्प्रेस हो जाता है। तभी अद्वैय सवाल बदलते हुए बोला, और ये लेगेसी स्क्वाड क्या है? लेगेसी स्क्वाड का नाम सुन अमन थोड़ा हैरानी के साथ, आपने ये नाम कहाँ सुना? अद्वैय बोला, वरदान कह रहा था। अद्वैय की बात सुन अमन और भी ज्यादा खुश होते हुए बोला, तो क्या वो उस ग्रुप को जानते हैं? क्या वो मुझे मिलवा सकते हैं? अद्वैय उसे एक कोल्ड लुक देता है। ये देख अमन, सॉरी SR। वो उसे बताते हुए आगे बोला, लेगेसी स्क्वाड एक ग्रुप है दुनिया के सबसे फास्ट बाइक राइडर्स का। सब उनके फैंस हैं। तुम भी? अद्वैय अमन से पूछते हुए। वैसे तो अमन की एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुपती, लेकिन फिर भी वो SR के सामने अपनी खुशी को छुपाते हुए बस हाँ में सिर हिला देता है। ये देख अद्वैय मुस्कुराकर पूछते हुए बोला, तो क्या ऐसा हो सकता है जिया भी उस ग्रुप की मेंबर हो? अद्वैय की बात सुन अमन की आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो जाती हैं। वो सामने से नजर हटा हैरानी के साथ अद्वैय को देखते हुए बोला, व्हाट, जिया उस ग्रुप की मेंबर है? उसकी बात सुन अद्वैय थोड़ा गुस्से के साथ बोला, बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? ये देख अमन हंसते हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उस ग्रुप की मेंबर? इम्पॉसिबल। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसकी हंसी गायब हो जाती है, जिया के कारनामे याद कर, और वो किसी सोच में डूब जाता है। वो अद्वैय से बोला, लेकिन वो सच में हुई तो? कहीं मेरा इम्पॉसिबल अगर आई इम्पॉसिबल वाला हुआ तो? इतना कह वो अद्वैय को देखने लगता है, लेकिन अद्वैय अपने कंधे उचका देता है। अमन अब पूरे रास्ते जिया के ही बारे में सोच रहा था। थोड़ी ही देर में वो स्वान विला पहुंच जाते हैं। अभी सिर्फ 10:30 हुए थे। अद्वैय घर पहुंचने के बाद अमन को उसकी गाड़ी ले जाने को कहता है। अमन उसे ड्रॉप कर अपने अपार्टमेंट की ओर निकल जाता है। तो वही जिया का घर। जिया इतने दिनों के बाद बाइक चलाकर एक बार फिर किसी पंछी की तरह महसूस कर रही थी। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुपती। जीविका ने उसे अपनी विंडो से बाइक से घर आते हुए देख लिया था, तो वो उससे पूछते हुए बोली, तो ठीक हो गई तुम्हारी बाइक? जीविका की बात सुन जिया उसे देखते हुए बोली, हाँ दी, लेकिन उसे थोड़ा कस्टमाइज करवाया है, इसलिए थोड़ी अलग दिख रही है। जीविका हंसते हुए, थोड़ी ही अलग न? उसकी बात सुन जिया मासूमियत के साथ न में सिर हिलाते हुए, थोड़ी ज्यादा अलग। जीविका जिया की बात सुन पूछते हुए बोली, और कस्टमाइज करने के लिए पैसे कहाँ से आए? फिर से रेस लगाई क्या? उसकी बात सुन जिया न में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं दी, रेस नहीं लगाई। जीविका कमर पे हाथ रख, तो फिर इतने पैसे? जिया ये देख उसे हक करते हुए बोली, दिया आप ही क्या पैसों के पीछे पड़ गई? जाने दीजिए न। जीविका जिया की लापरवाही देख उसे समझाते हुए बोली, जी तू जानती है ना, मुझे तेरा ये बाइक चलाना नहीं पसंद, तो तू मेरी सुनती क्यों नहीं? कितना अनसेफ है ये देख जिया बेड पे बैठते हुए बोली, दिया आप ही जानते हो, बाइक चला के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक आजाद पंछी हूँ और कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। बस मुझे हवाओं से बातें करना अच्छा लगता है। थोड़ा रुक के वो आगे बोली, ऐसा लगता है जैसे मेरे पंखों में किसी ने जान डाल दी हो। सब भूल के बस उन ठंडी हवाओं को महसूस करने को मन करता है। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुन जीविका उसके सिर पे चपत लगाते हुए, अच्छा जाने दे, क्योंकि मुझे तो तेरी ये बड़ी बड़ी बातें समझ में आने से रही। इतना कह वो उसे देखने लगती है। फिर दोनों ही बहनें मुस्कुरा देती हैं। थोड़ा रुक के वो आगे पूछते हुए बोली, और बता आज पूरा दिन क्या क्या किया तुम तीनों ने? जिया उसे बताती है कि वो सब पहले गेमिंग सेंटर में गए थे, उसके बाद वो रेस्टोरेंट में लंच करते हैं, फिर वो 3 बजे का मूवी शो देखने पर्ल सिनेमा गए, और लास्ट में हयात में डिनर किया। लेकिन जीविका की सुई तो पर्ल सिनेमा में अटक जाती है। वो उससे हैरानी के साथ पूछते हुए, तुम पर्ल सिनेमा गई थी? हाँ, लेकिन फिर जिया अपने बहन के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस देख पूछते हुए बोली, क्या हुआ दी, आपको भी जाना था क्या? जिया नहीं जानती थी कि उसकी बहन भी आज बाहर घूमने गई थी, इसलिए वो जीविका से ये सवाल पूछती है। कोष्टक। लेकिन उसकी बात सुन जीविका बात को बदलते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, वो तो बस यूं ही। फिर तो तुम आज बहुत थक गई होगी, तुम रेस्ट करो।
मैं चलती हूँ। उसकी बात सुन जया मुस्कुरा देती है और जीविका उसे गुड नाइट कह अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही जीविका लाइट्स ऑफ कर सोने को हुई, तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है। जीविका अपना फोन उठा के देखती है तो ये माहिर का टेक्स्ट था। माहिर, सो गई क्या? ये देख जीविका उठ के बैठ जाती है। उसके होठों पे हल्की मुस्कुराहट थी। वो लिखते हुए, नहीं बस सोने जा ही रही थी। माहिर उसका मैसेज पढ़ने के बाद, तो अब कब मिल रहे हो? ये देख जीविका हैरानी के साथ मन में, एक बार मिले नहीं, अगली बार की डेट पहले चाहिए। जनाब को। जीविका लिखते हुए, आज ही तो मिले हैं, अब 1 महीना नो मिलना जुलना। जीविका का टेक्स्ट देख माहिर का मुंह बन जाता है। वो शिकायती लहजे में, ये क्या बात हुई, तुम मेरे साथ इतनी क्रूर क्यों हो यार? ये रेड कर जीविका को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए आगे लिखती है, क्रूर के बच्चे आज हम बार बार बचे हैं, क्योंकि जिस सिनेमा में हम मूवी देखने गए थे, उसी में मेरी बहन भी मूवी देखने आई थी। माहिर ये रीड कर मुस्कुराते हुए, टेक्स्ट के रिप्लाई में लिखते हुए, हाँ ये तो अच्छी बात है, मैं अपनी होने वाली साली से भी मिल लेता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माहिर का रिप्लाई देख जीविका अपना माथा पीट लेती है, साथ ही उसे हंसी भी आ जाती है। वो लिखते हुए, मुझे खुद घर आके पता चला कि वो भी पर्ल सिनेमा में 3 बजे का शो देखने गई थी। उसकी टेक्स्ट देख माहिर, ओह शायद मेरा अभी तुम्हारी बहन से मिलना नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं, हम उनसे भी कभी मिल लेंगे। तभी माहिर को आवाज लगाते हुए उसकी बहन रूम में आ जाती है। ये देख माहिर जीविका को टेक्स्ट करते हुए, ओके अब देर हो गई है, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सॉरी, ड्रीम अबाउट्स मी। जीविका जब माहिर का टेक्स्ट देखती है तो वो ब्लश करने लगती है। वो मुस्कुराते हुए सोचने लगती है कि अब वो उसे क्या रिप्लाई करे। क्या वो उसे सेम टू यू लिखे, लेकिन उसे ये काफी चीजी लगा। माहिर तो उसे वैसे भी लवी डोवी बातें करता रहता था, लेकिन जीविका के लिए ये थोड़ा अजीब हो जाता था। एट लास्ट वो सिर्फ गुड नाइट लिख के सेंड कर देती है। अपने भाई को फोन में बिजी देख माहिरा मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ पिछले 3 दिनों से मैं इंडिजाइनस में बिजी हूँ और मेरा भाई लड़कियों से चिट चैट करने में लगा है। माहिरा की बात सुन माहिर अपने बालों पे हाथ फेरते हुए, ऐसा कुछ नहीं है माहिरा। ये देख माहिरा नखरीले अंदाज में बोली, रहने दो भाई, आपकी शक्ल बता रही है। मेरा पूरा संडे आपके इन डिजाइन बनाने में निकल गया और आप बाहर मौज मस्ती कर रहे थे। इतना कह वो उसके आगे फाइल बढ़ाते हुए आगे कहती है, अब देख के बताए कैसे हैं। माहिरा अपने काम में काफी माहिर थी, जैसा नाम वैसा काम। माहिर को उसके डिजाइन काफी पसंद आते हैं। वो उसे देखते हुए बोला, कल क्लाइंट्स को तुम ये डिजाइन्स दिखाना। लेकिन माहिरा उसके रूम से जाते हुए बोली, नहीं भाई, अब उन क्लाइंट्स को आप ही देखना, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप देख लो, क्योंकि मुझे कुछ और काम करने हैं। इतना कह वो रूम में चली जाती है। क्या होगा आगे? क्या सच में ही जया है लेगेसी स्क्वाड की मेंबर? क्या है ब्लैक नाइट की पहचान? और क्या है माहिरा का जरूरी काम? और क्या अद्वैय के डाउट्स होंगे क्लियर? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। आज के लिए इतना ही, अब होगी कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय। अरे लेकिन आप कहाँ चल दिए? प्लीज जाने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट तो करते जाए, अच्छा लगता है। और कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।